देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, मिसाइल मैन, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जिनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम आजाद, उनका एक वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बनने तक की पूरी जो घटनाक्रम है, कहानी है, आज हम इस एपिसोड में लेकर के आए हैं। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी सरकार गिरने से पहले बीजेपी के तानों से परेशान होकर, बीजेपी उन पर लगातार सीधे देश की सुरक्षा के साथ संवेदनहीनता का आरोप लगा रही थी, उनके तानों से परेशान होकर उन्होंने भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को भारत रत्न देकर ये बताने की कोशिश की कि हम देश की सुरक्षा को तरजीह दे रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए लगातार संवेदनशील हैं, लिहाजा उन्होंने उनको भारत रत्न के लिए चुना। हालांकि इससे पहले सिर्फ 1952 को ही एक वैज्ञानिक को, जिनका नाम था सीवी रमन, भारत के मशहूर वैज्ञानिक थे, उन्हीं को सिर्फ भारत रत्न जैसा बड़ा पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद किसी को भी इतना बड़ा पुरस्कार देने के लायक किसी वैज्ञानिक को समझा नहीं गया, लिहाजा भारत रत्न के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया। और फिर 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में कलाम भारत रत्न लेने पहुंचे। चूंकि वहां की जो वेशभूषा है, ड्रेस थी, बिल्कुल अलग थी, लिहाजा कलाम को उनकी ड्रेस पहनाई गई। एक आम जिंदगी जीने वाले, साधारण चप्पल, ढीली शर्ट, ढीली पैंट पहनने वाले अब्दुल कलाम आजाद को उनके ये कपड़े असहज लग रहे थे, उनमें वो काफी अनकंफर्ट उनको फील हो रहा था, बार बार कपड़ों को हिला रहे थे, अपनी टाई को छू रहे थे, क्योंकि उनको ऐसे प्रोग्रामों से, ऐसे जो समारोह हैं, उनको बहुत चिढ़ थी। वो इन समारोह से बहुत दूरी बना के रखते थे, हमेशा देश की सुरक्षा के लिए एक सादगी के रूप में काम को तरजीह देते थे, देश की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। उनको भारत रत्न दे दिया गया, उनको भारत रत्न प्राप्त हो गया। उसके बाद भारत रत्न मिलने के बाद बधाई संदेश देने वालों में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब पहुंचे। उन्होंने उनको बधाई संदेश दिया, मुबारकबाद पेश की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के काबिल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात दरअसल उनसे 1980 में एक प्रोग्राम के दौरान हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने एक बार उनको और एक प्रोफेसर सतीश धवन को SLV3 की सफलता के लॉन्चिंग के बाद, सफल लॉन्चिंग के बाद कुछ सांसदों से मिलवाने का, कुछ एमपीज थे उनको मिलवाने का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद से मिलवाने का सोचा, उनको मिलवाने का प्लान बनाया। लिहाजा जब अब्दुल कलाम आजाद को यह खबर दी गई, उनके जो प्रोफेसर थे श्री धवन साहब, उन्होंने कहा आपको मिलवाने के लिए पार्लियामेंट चलना है, सांसदों से मिलना है, तो वो घबराए और बोले मेरे पास तो पहनने के लिए कोई बड़ा सूट बूट नहीं है, वहां के लिए तो सूट बूट चाहिए, अच्छे जूते चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास तो सिर्फ एक चेरपू है। चेरपू दरअसल तमिल में चप्पल को कहते हैं। तो सतीश धवन ने हंसकर कहा आपको इस पोशाक की कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही इतनी बड़ी उपलब्धियों का पोशाक पहना हुआ है, लिहाजा आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद दिल्ली पहुंचे तो राज चिंगप्पा, जो बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में लिखा, उन्होंने बताया सफल जो लॉन्चिंग हुई थी SLV3, उसके बाद अभी जो डॉक्टर कलाम साहब हैं, इनको कुछ चुनिंदा सांसदों से मिलवाने का इंदिरा गांधी ने प्लान बनाया। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो गांधी, जो इंदिरा गांधी हैं, वो कलाम और अटल बिहारी की, इन दोनों की मुलाकात करवाती हैं, इनकी बातचीत कराती हैं। तभी अटल बिहारी वाजपेयी उनको हाथ मिलाने के बजाय उनसे सीधे गले लग जाते हैं और ये देखकर वहां मौजूद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी साहब पर एक चुटकी देती हैं। वो कहती है कलाम साहब आप गले मिल रहे हैं एक मुसलमान से, कलाम साहब एक मुसलमान हैं। तो वाजपेयी जी ने हंसकर कहा वो मुसलमान बेशक हैं, लेकिन उससे पहले एक देशभक्त हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के लिए काम करने वाले एक देशभक्त वैज्ञानिक हैं, लिहाजा मैं उनसे गला मिल रहा हूं और इसमें कोई मुझे कुछ नहीं है, हमें गर्व की अनुभूति हो रही है, गर्व की फील हो रही है कि मैं इतने बड़े मिसाइल मैन से मिल रहा हूं, मेरे लिए फख्र की बात है।
उसके बाद जब दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं तो वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को संदेश भेजते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम आजाद को इस मंत्रिमंडल में शामिल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण उनको रक्षा क्षेत्र में काम करना लग रहा था। देश के लिए काम करना उनके लिए ज्यादा अहम था, इंपॉर्टेंट था। लिहाजा उन्होंने एक दिन के बाद निवेदन करके एक बड़े निवेदित अंदाज में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मना कर दिया। ये कह के मना किया कि मैं दरअसल मेरे जो परीक्षण है, परमाणु परीक्षण है, कई मिसाइलों का परीक्षण है, उनके आखिरी चरण में हूं और मुझे मंत्रिमंडल से ज्यादा इनको मेरी जरूरत है, मुझे इनकी चाहत है, मुझे देश के लिए काम करना है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सोचा कि एक मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल करने से मुस्लिम समाज पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव असर जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिम के पक्ष की हक की बात कर रही है, उनकी अवहेलना नहीं की जा रही है। लेकिन अब्दुल कलाम आजाद देश के लिए बने थे, लिहाजा उन्होंने देश को पहले चुना और मंत्रिमंडल में जाने की बजाय उन्होंने सबसे पहले अपने रक्षा उपक्रम जो जिस पर काम कर रहे थे, मिसाइल के परीक्षण होने थे, बाकी जो अपने भारत का पोखरण है वहां परमाणु परीक्षण होने थे, उसके लिए उन्होंने उसको तरजीह दी और बड़े निवेदित अंदाज में उनको मना कर दिया कि सर सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए देश की ये जो परीक्षण है ये बहुत जरूरी है, मुझे इन पर काम पूरा करना है, फोकस करना है, जो मेरा उद्देश्य है मुझे वहां तक पहुंचना है। उसके बाद 10 जून 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी साहब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से एक संदेश भिजवाते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय आपसे संपर्क करना चाहता है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। लिहाजा फौरन कुलपति ऑफिस, PMO ऑफिस की ओर से कॉल की गई थी। उनको अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन साहब को कुलपति ऑफिस बुलाया जाता है, कॉल लगाई जाती है, फिर से PMO से कांटेक्ट होता है। फिर उधर से फोन उठाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी साहब होते हैं। वो कहते हैं कलाम साहब, आपको पूरा देश एक राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहता है और मेरा ये निवेदन आप स्वीकार करिए। तो कलाम साहब कुछ देर तो हक्का बक्का रह गए, उसके बाद बोले सर मुझे 1 घंटे समय दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना फैसला बताऊंगा। लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कलाम साहब आप 1 घंटा बेशक लीजिए, लेकिन मुझे आपकी हाँ चाहिए, मुझे देश के राष्ट्रपति के रूप में आपको देखना है। उसके बाद जो कलाम साहब हैं वो 1 घंटे बाद फिर से फोन करते हैं और अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर देते हैं, राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर लेते हैं और शाम तक NDA के संयोजक जॉर्ज फर्नांडीज, संसदीय कार्यकारिणी मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू, UP CM मायावती, ये सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का ऐलान कर देते हैं। बाकायदा ऐलान कर दिया गया। जब डॉक्टर कलाम साहब दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनको स्वागत करने के लिए 18 जून 2002 को एयरपोर्ट पर उनको जॉर्ज फर्नांडीज लेने आते हैं, स्वागत करने आते हैं और 18 जून 2002 को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए। अब उनको इस वक्त राष्ट्रपति भवन में सबसे ज्यादा दिक्कत अपने पोशाक कपड़ों से हो रही थी, चूंकि वो बहुत सरल कपड़े पहनने वाले थे, चप्पल पैंट शर्ट में काम करने वाले व्यक्ति थे। लिहाजा यहाँ उनको सूट बूट टाई पहननी पड़ रही थी, जिसमें वो काफी असहजता महसूस कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने सरकारी टेलर को बुलाया, उससे कहा मेरे सूट को छोटा कर दो, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, मेरी दम सा घुट रहा है। लिहाजा टेलर की समझ में नहीं आया कि कहां से कपड़ों को छोटा करे। उसके बाद फिर कलाम साहब ने उसको आइडिया दिया कि गले के पास का ऊपरी हिस्सा है, इसको काट दो और वहां से छोटा और ढीला कर दो। उसके बाद टेलर ने वैसा ही किया। उसके बाद उस पोशाक का नाम पड़ा गया कलाम ड्रेस। कलाम साहब के ड्रेस के नाम से उस पोशाक का नाम पड़ गया, नाम पुकारा गया। उसके बाद जो कलाम साहब हैं लगातार राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होते हैं, काम करते रहते हैं, वक्त बेवक्त अपना वैज्ञानिक का जो उनका काम है उधर भी काम कर रहे थे, उधर भी काम कर रहे हैं। कलाम साहब है उनको टहलना और सुबह की नमाज पढ़ना, बीड़ा बजाना बहुत पसंद हुआ करता था। नाश्ता सुबह 10:30 साढ़े 10 बजे, लंच दोपहर का 4:30 बजे और खाना रात का 12:30 बजे के आसपास करते थे। वो पक्के शाकाहारी थे और शराब के सेवन से कोसों मीलों दूर रहा करते थे। उन्हें खुद को महामहिम कहलाना
महामहिम कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी राष्ट्रपति भवन में ठहरने के लिए नहीं बुलाया। उसी वक्त उनका एक भाई का पोता होता है गुलाम मोइनुद्दीन, वो उस समय दिल्ली के मुद्रिका में रहकर काम कर रहे थे, उस वक्त किराए पर रहते थे, लेकिन कभी राष्ट्रपति ने उनको अपने राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए नहीं बुलाया। मई 2006 के महीने में पूरी फैमिली उन्होंने लगभग फैमिली को, पूरी फैमिली जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं सबको 8 दिन तक दिल्ली बुलाया, राष्ट्रपति भवन में रखा, बोलो यहाँ घूमे रहे। उसके बाद 8 दिन के बाद जब उनका पूरा खर्चा निकाला गया तो कलाम साहब ने कहा ये पूरा खर्चा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, क्योंकि मेरे मेहमान हैं तो सरकारी सुविधाएं इनके लिए गलत होंगी, मेरा अपना निजी मामला है। लिहाजा उन्होंने 3,52,000 रुपए का एक चेक काटकर राष्ट्रपति भवन को दे दिया। उसके बाद उनके जो परिजन हैं वो अजमेर शरीफ बस के द्वारा निकलते हैं। उस बस का किराया भी डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने अपनी पास से खर्च किया, अपने पास से दिया। उनका कहना था ये मेरे परिजन हैं, अपने निजी काम से मैंने बुलाया है, इनको सरकारी सुविधा क्यों दी जाए, सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों किया जाए। और दिसंबर 2005 में उनके बड़े भाई थे एपीजे मुथ्थू, वो अपनी बेटी नाजमा और पोता गुलाम को हज करने मक्का गए। और जब वहां गए तो वहां की जो सऊदी हुकूमत है, उसकी गवर्नमेंट है, उनको पता चला कि भारत के राष्ट्रपति के परिजन हज करने आए हुए हैं, तो उन्होंने फौरन दिल्ली राष्ट्रपति ऑफिस से संपर्क किया और कहा हम आपका जो परिजन है इनको बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से हज अदा कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, इनको किसी प्रकार की कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा। तो उधर कलाम ने उनको वापसी में फोन करके कहा कि आप लोग इनकी बिल्कुल दिक्कत चिंता ना करें, इनकी फिक्र ना करें, इनको आम आदमी की तरह हज करने दें। और मेरे भाई की उम्र लगभग 90 वर्ष के आसपास है, उनको सादगी से और अपने सही अरकानों के साथ हज अदा करने दिया जाए, उनको कोई विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। और एक बार कलाम साहब जो है नवंबर 2000 में कलाम साहब ने अपने स्टाफ से पूछा कि लोग इफ्तार भोज का कार्यक्रम क्यों करते हैं। उनका कहना था कि ऐसे इफ्तार भोज में है गरीब आदमी नहीं आता है, भरे भरे पेट, बड़े बड़े पेट, बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं जिनका रोजा भी नहीं होता है, लिहाजा इस फालतू खर्चे को क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल ये तो रीति रिवाजों के भी खिलाफ है, इस्लामी रीति रिवाजों के भी मुताबिक है, परंपरा के खिलाफ है, मुताबिक नहीं है। तो उन्होंने तय किया कि अब इफ्तार नहीं बल्कि इस इफ्तार में रकम खर्च की जा रही है, उसके बदले अपने हम गरीब यतीम बच्चों को खाना, कपड़े, भोजन भेजेंगे जिससे उनका पेट भरेगा। और उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने जो स्टाफ है उसको ऑर्डर दे दिया। फिर बाकायदा गरीबों के लिए कपड़े खरीदे गए, जूते खरीदे गए, राशन खरीदा गया और गरीबों में बांटा गया। फिर उन्होंने अपने एक अधिकारी को पास बुलाया, उनको 1 लाख रुपए देते हुए कहा कि वो तो राष्ट्रपति भवन से गरीबों के लिए दिया जा रहा है, मैंने अपने पास से क्या दिया, लिहाजा ये 1 लाख रुपए लीजिए और ये भी किसी गरीब मजदूर तक बांट दीजिए। और याद रखिए किसी से इस 1 लाख रुपए की चर्चा मत करिएगा कि कलाम साहब ने आपको 1 लाख रुपए गरीबों के लिए दिए हैं। उसके बाद जो है एक बार तंजानिया की यात्रा पर थे कलाम साहब, तो उन्होंने देखा वहां दिल की बीमारी से बीमारी के अभाव में बहुत बच्चे खत्म हो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने वहां की सरकार को बताया कि अब भारत बच्चे भेजिए, हम इनका मुफ्त इलाज कराएंगे। उसके बाद भारत पहुंचे, फिर उन्होंने एयर इंडिया के मैनेजर से बात की, उनको फ्री भारत बुलवाया। फिर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर फ्री इलाज करने को राजी हो गए, रहने के लिए अलग वार्ड दिए गए, फ्री वार्ड की व्यवस्था की गई। 1 महीने तक बच्चे रहे, बिल्कुल ठीक साकुशल अच्छे तरीके से ठीक होकर अपने देश 1 महीने के बाद वापस लौट गए। जब उनका आखिरी कार्यकाल था तो फरवरी 2007 में उन्होंने 1971 की जंग के हीरो रहे जनरल सैम मानेकशॉ उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। उनसे मिलने के लिए वो ऊटी स्थित उनके मकान पर गए, वहां जाकर उन्होंने उनकी कुशल क्षेम जानी, हालचाल जाना, उनसे बात की और उन्होंने पता लगाया कि इनके साथ इतना बड़ा हीरो होने के बावजूद इनके जो वेतन भत्ते हैं, इनकी जो और सहूलतें हैं, उनमें कहीं ना कहीं कटौती की गई है, इनके साथ नाइंसाफी की गई है। उसके बाद वो दिल्ली लौटे। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने पूरी फाइल निकलवाई, बाकायदा उनके जो वेतन भत्ते कटौती किए गए थे, जो उनका नुकसान हुआ था, उसको शुरू से आखिर तक पूरा कैलकुलेट करवा के सैम मानेकशॉ के घर तक पहुंचवाया। और उसके बाद 27 जुलाई 2015 को ऐसा काला दिन आया। उस दिन एक लेक्चर को
एक मीटिंग को में लेक्चर दे रहे थे, समारोह में एक लेक्चर दे रहे थे, उसी वक्त उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और 27 जुलाई 2015 को भारत का ये सूरज, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, हमेशा हमेशा के लिए वो सूरज अस्त हो गया, उनकी मृत्यु हो गई।